तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 14 देखते हैं। चैप्टर 14 है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो फ्रेंड्स आपको आपके मम्मी पापा ने कभी ये चेतावनी दी है कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत के जो साधित्र मतलब जो साधन है उनको न छुएं? कभी तो बोला होगा आपको, पर क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत साधित्र को छूना खतरनाक है? तो फ्रेंड्स हम पहले सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक या अच्छे चालक होते हैं, है ना। और इसके विपरीत वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। हमने पढ़ा था ना। तो क्लास 6 में हम यह जांच करने के लिए कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक टेस्टर बनाया था। तो क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने एक समपरीक्षित मतलब एक जो टेस्टर है उसने हमारी किस प्रकार से मदद की थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम उसी तरह से कुछ समपरीक्षित जो है वो मतलब उसको बनाएंगे और उसका यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम ये विद्युत का चालक मतलब चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। तो अभी तक हमने ऐसे टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रवों के मतलब जो द्रव हैं उनके मैटर में क्या होता है, तो क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आप मतलब कभी भी घर में या फिर कुछ भी काम कर रहे हो या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो मेंस या जो जनरेटर है या इन्वर्टर है इससे विद्युत की आपूर्ति हमको नहीं करनी चाहिए डायरेक्ट, है ना। और क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इससे भी हमको बिजली के झटके लग सकते हैं और कोई भी हम अगर मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमको केवल जो विद्युत सेल हैं उन्हीं का यूज़ करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 14.1 क्या द्रव में क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? तो यहाँ जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी परीक्षित या उसी टेस्टर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप देख रहे हो ये एक सेल है और ये बल्ब इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक टेस्टर है जिसका यूज़ जो लाइनमैन वगैरह हैं वो सब करते हैं, या हम भी अपने घरों में कुछ बिजली का काम करते हैं तो इन टेस्टर का यूज़ करते हैं। और ये इस तरह से एक विद्युत का परिपथ बना हुआ है ना। और जब हम इस टेस्टर के जो ये लोहे वाले भाग हैं इस पर हम ये बिजली के एक बल्ब के एक टर्मिनल को और सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये जो विद्युत परिपथ है वो पूरा हो जाता है ना। विद्युत परिपथ क्या हुआ? पूरा हो गया। तो ये जो बल्ब है वो जलने लग गया, है ना। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये जो टेस्टर का ये वाला पार्ट है वो सुचालक है ना, क्योंकि इससे बिजली जो है यहाँ से चलकर इस बल्ब तक पहुँच रही है और ये सर्किट पूरा हो रहा है ना। और यहाँ पर देखते हैं ये सेल है और इस टेस्टर के हम ये प्लास्टिक वाले भाग से बल्ब को जोड़ते हैं, तब हम देखते हैं कि बल्ब जो है नहीं जल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्लास्टिक वाला भाग है वो क्या है? हीन चालक है, मतलब कुचालक है, कुचालक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका एक आरेख बना हुआ है, मैंने आरेख बनाना बताया था आपको किस तरह से आरेख बनाते हैं। ये जो है बैटरी है, ये बल्ब है और ये जो तार के दो सिरे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स सॉरी, हम यहाँ पर सेल के स्थान पर बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं और जो समपरीक्षित है उसका उपयोग करने से पहले हम ये भी परीक्षण कर लें कि वो काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये जो समपरीक्षित मतलब ये जो टेस्टर है वो यहाँ पर काम कर रहा है पर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स मान लो आप एक समपरीक्षित के सिरे को क्षण भर के लिए एक दूसरे से
टच कराते हो। तो ऐसा करते ही संपरीक्षित का परिपथ जो है वो पूरा हो जाता है और बल्ब जो है जलना शुरू हो जाता है। फिर यदि बल्ब नहीं जलता तो इसका अर्थ क्या है, मान लो ये हमारा परिपथ पूरा है फिर भी अगर बल्ब नहीं जलता तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो संपरीक्षित है वो कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके लिए कोई संभावित कारण बता सकते हैं? तो यह संभव है कि तारों के संयोजन में कुछ कमी रह गई हो, मतलब तार ठीक से नहीं लगे हों, या बल्ब फ्यूज हो गया हो, या आपके सेल जो हैं, ये जो सेल है वो बेकार हो गया हो। तो जांच कीजिए कि सभी संयोजन ठीक ठाक लगे हुए हैं, है ना। यदि संयोजन पहले से ही ठीक ठाक है तो बल्ब को बदल दीजिए अगर बल्ब नहीं जलता है तो, या फिर आप फिर से जांच कीजिए कि जो संपरीक्षित है वो काम कर रहा है या नहीं। यदि अब भी काम नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए, मतलब ये जो सेल है इसी को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार जब संपरीक्षित ठीक ठाक काम करने लगे तो इसका उपयोग हम द्रवों के परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स कुछ प्लास्टिक की जो बोतल होते हैं उनके ढक्कन ले लीजिए, या रबड़ के कुछ ढक्कन इकट्ठे कर लीजिए, उनको साफ़ करिए और एक ढक्कन में एक चम्मच जो है नींबू का रस ले लीजिए या सिरका ले लीजिए और अपने संपरीक्षित को इस जो ढक्कन के मतलब जो ढक्कन है उसके पास लाकर इसके सिरे को नींबू के रस में डुबो दीजिए। ये जो मैंने आरेख बनाया है तो आप इसके स्थान पर, ये जो आरेख है ये तो सिर्फ आरेख है उसका ना, तो आप इसके साथ कर सकते हो। तो ये जो एक ढक्कन है उसमें हमने नींबू का रस ले लिया, ठीक है, और उसको जो इसके दोनों सिरे हैं इसको इसमें डुबो दिया। तो दोनों सिरे लगभग 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या जो आपका परीक्षित है, संपरीक्षित है, उसमें जो बल्ब है वो जलना शुरू होता है, तो क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? तो नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में किस प्रकार से रख सकते हैं? तो फ्रेंड्स जब हम संपरीक्षित को उनके दोनों सिरे के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, मतलब ये जो नींबू का रस है तो इन दोनों सिरों से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा। ये जो बैटरी है इससे विद्युत धारा जो है यहाँ से होकर इसमें से जाएगी और ये बल्ब जलने लगेगा। तो संपरीक्षित का परिपथ जो है वो पूरा हो जाएगा, ये जो परिपथ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और बल्ब जो है जल जाएगा, ठीक है। और जब कोई द्रव जो विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देती तो ये जो संपरीक्षित है इसका परिपथ पूरा नहीं हो पाता और बल्ब नहीं जलता, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब ना जले, है ना, ये बल्ब ना जले। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो दीप्त क्यों होता है, मतलब अगर किसी सर्किट में विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाए तो बल्ब क्यों जलता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में। तो यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है, मतलब विद्युत धारा कमज़ोर हो रही है, तो तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाती, जिसके कारण बल्ब जो है नहीं जल पाता। तो आप यह जानना चाहोगे कि किस परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है और कब होती है? तो फ्रेंड्स कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वो धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, है ना, जिसके कारण जो संपरीक्षित है इसका परिपथ पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित हो रही है वो बल्ब को जलाने के लिए दुर्बल हो सकती है ना, बल्ब इससे नहीं जल पाता। मतलब ये जो सेल जो बैटरी हमने लगाया है वो इस बल्ब को जलाने लायक क्या नहीं दे पाता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाता, और इसके कारण परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन बल्ब जो है नहीं जलता, है ना। तो हम कोई ऐसा और कोई संपरीक्षित बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके, मतलब इसी दुर्बल, मतलब ये जो विद्युत धारा है
बैटरी का, इसी से उसको जला सके। तो चलिए देखते हैं। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। मतलब मैंने जो बताया, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी बल्ब जलेगा। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो समपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं हो पाता और बल्ब दीप्त नहीं होता। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको नींबू वाले रस से, नींबू के रस वाले जो एक्सपेरिमेंट है उससे, है ना। और समपरीक्षित में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बल्ब है अगर इस इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जल पा रही है तो हम ये जो डायोड है, जिसको डायोड बोला जाता है, उसका यूज़ ये बल्ब के स्थान पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलईडी हैं, इनको प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोला जाता है। तो एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ना हो कि बल्ब जल सके तो उस स्थिति में अगर हम ये जो डायोड है इनको अगर लगा दें तो क्या होगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये जो डायोड है वो जलने लगेंगे। आप सभी जानते होंगे एलईडी के बारे में, है ना। तो फ्रेंड्स, एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो यही इनके लीड्स हैं, है ना। और एक तार जो है बड़ा होता है, एक तार छोटा होता है। तो याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को हमेशा बैटरी के धन टर्मिनल से और छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक और समपरीक्षित बनाने का मतलब टेस्टर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, एक दूसरा समपरीक्षित बनाते हैं। आप ये देख रहे हो ये आरेख, तो इसके लिए हम फ्रेंड्स, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है ना। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई, आप जो देख रहे हो ये चुंबकीय सुई है, उस पर विक्षेप होने लगता है ना। तो इस पर हम विक्षेप देख सकते हैं। तो क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इसके लिए कोई समपरीक्षित बनाने में कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बनाया था, एक माचिस की खाली डिब्बी का ट्रे ले लेते हैं जो जिसमें तिलियाँ रखी होती हैं और इसका इस तरह से एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो तार हैं उनको लपेट देते हैं। ठीक है, और इसके दोनों सिरे को मतलब सिरे को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ देते हैं। ठीक है, और तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। ओके, और तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं। यहाँ से आप देख रहे हो ये बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, और दोनों तारों के स्वतंत्र सिरे को कुछ देर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। आप इन दोनों को टच कराओगे। ठीक है, ये यहाँ से तार लिपटा हुआ है इसमें और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर विद्युत चुंबक रखा हुआ है। तो इन दोनों को हम टच कराएंगे तो चुंबकीय सुई को मतलब इसमें विक्षेप होने लगेगा, है ना। तो आपका तार के दोनों स्वतंत्र सिरों को वाला जो समपरीक्षित है वो तैयार है। फिर तो आप इस समपरीक्षित का उपयोग करके जो ऊपर वाला मैंने बताया था उसको आप फिर से दोहरा सकते हो, है ना, ये नींबू के रस वाला। ठीक है, तो नींबू के रस में इसका जो स्वतंत्र सिरा है इसको डुबोइए तो आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। तो समपरीक्षित के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकाल कर सुखाइए अब। और इस क्रियाकलाप को और जैसे द्रव हैं जैसे कि नल का पानी है और वनस्पति तेल है, दूध है, शहद है, इनके साथ दोहराइए। और प्रत्येक दरों का परीक्षण करने के बाद उसके समपरीक्षित के सिरे को जड़ से धोकर पोंछकर सुखा लीजिए। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में देखिए कि जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप होता है या नहीं। तो अपने प्रेक्षणों को आप नोट करते जाएंगे तो पाएंगे कि आगे देखते हैं तो आप क्या पाते हो। तो फ्रेंड्स, हम
प्रयोग करने के बाद ये पाते हैं कि कुछ द्रव जो हैं विद्युत के सुचालक हैं और कुछ हीन चालक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ जो है विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों और विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा सुचालक और हीन चालक के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब समपरिचित के स्वतंत्र सिरे को एक दूसरे को नहीं छूते तो संभव है कि उनके बीच वायु हो, है ना। अगर हम आसुत जल, मान लो एक मिनट, जब हम नल के पानी के द्वारा जो विद्युत चालन है उसका परीक्षण किया तो उसके बाद हम आसुत जल के द्वारा परीक्षण करेंगे। ठीक है, आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर, ये आपको कहीं भी मिल सकता है। तो इसी तरह से आप एक सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन के लगभग 2 चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए और आसुत जल को अपने हमने जो संपरीक्षित बनाया था उसको उपयोग करके परीक्षण कीजिए। तो आसुत जल विद्युत का चालन करता है या नहीं, तो आप क्या पाते हैं, तो अब आप देखेंगे कि आसुत जल से विद्युत का चालन नहीं होता, मतलब जो बल्ब है वो नहीं जलेगा उससे। पर आप जब उसमें एक चुटकी साधारण नमक लेकर इस आसुत जल में घोल देंगे, फिर अगर टेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है और यह विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, और जो हम जल मतलब नल से, हैंडपंप या कुओं, तालाबों से प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता, इनमें कुछ अशुद्धियाँ घुली होती हैं, जैसे कि लवण होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही लिखा है कि आसुत जल विद्युत का हीन चालक है, मतलब वो शुद्ध रूप है जल का, पर जब हम साधारण लवण को आसुत जल में घोलते हैं तो वो उसे अच्छा चालक बना देता है। ठीक है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो इसके बारे में अब हम नीचे जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो खनिज लवण है उसकी थोड़ी सी मात्रा जो सभी जल है, नल के पानी है, कुएं के, तालाब के, कहीं के भी पानी है, उसमें थोड़ी सी मात्रा जरूर होती है और इसीलिए ये जल जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। और इसके ठीक उल्टे आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, जल में थोड़ी सी मात्रा जो है प्राकृतिक रूप से खनिज की विद्यमान होती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, पर ये लवण जो है जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें वैदिक जो साधित्र हैं उनके उपयोग को में कभी भी गीले हाथों या गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला तो उसे अच्छा चालक बना दिया। तो वो कौन से पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं, तो चलिए पता करते हैं। तो चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो प्लास्टिक के बोतल का ढक्कन ले लेते हैं और इसमें लगभग, जैसे हमने पहले प्रैक्टिकल किया, उसमें आसुत जल भर लेते हैं। ठीक है, हम 3 ढक्कन लेते हैं और तीनों में, एक में आसुत जल लेंगे और उसमें कुछ बूंदें नींबू के रस की डाल देंगे या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे। ठीक है, अब दूसरे ढक्कन में आसुत जल लेंगे, उसमें कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे कुछ क्षारक डाल देंगे। मतलब एक जो ढक्कन में हमने लिया उसमें आसुत जल और नींबू का रस, मतलब उसमें अम्ल प्रेजेंट है, और दूसरे ढक्कन में जिसमें कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड लिया तो वो क्या है, वो क्षारक है ना। तो इसकी कुछ बूंदें मिलाते हैं और तीसरे ढक्कन में आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलते हैं। ठीक है, और अब इन तीनों का प्रैक्टिकल करते हैं जो हमने विद्युत संपरीक्षित बनाया उससे। तो इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आपको परिणाम प्राप्त होंगे कि अधिकांश जो है विद्युत चालन करने वाले द्रव अम्ल या क्षार या लवणों के विलयन होते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखा है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होंगे। मतलब जब हम तीनों ढक्कन के आसुत जल, मतलब जो ये मिक्सचर हमने लिया है उसके साथ अगर हम टेस्ट करेंगे तो तीनों मिक्सचर में, तीनों विलयन में बल्ब जो है वो जलने लगेगा। ठीक है,
यही यहाँ पर बता रहे हैं। तो जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वो इस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? चलिए जानते हैं, ठीक है। 14.2 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। फ्रेंड्स, क्लास 7th में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। तो क्या आप इन प्रभावों की कुछ आपको याद है? आप बता सकते हो क्या क्या था? तो फ्रेंड्स, जब हम विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो ये क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? चलिए पता लगाते हैं। तो किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अच्छा, सन 1800 में विलियम निकलसन ने दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तो तथा उनके विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोडों पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे, ठीक है। पढ़ तो लिया, अब इसको प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम दो बेकार सेलों को सावधानीपूर्वक उसकी जो कार्बन की छड़ें हैं, आप जानते हो सेलों के अंदर कार्बन की छड़ होती है, तो उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसकी जो उसके ऊपर जो टोपियाँ होती हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं रेगमाल से, ठीक है। अब तांबे के तार, मतलब इसके इन पर तांबे के तार लपेटते हैं और इन्हें बैटरी से जोड़ देते हैं। ये जो देख रहे हो आप कार्बन की छड़ है ना, ये उसकी धातु की टोपी है और इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है। बैटरी से जोड़ दिया हमने, तो इन दोनों छड़ों को हम क्या कहेंगे? तो इन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आपने इलेक्ट्रोड के बारे में सुना है। तो ये जो दोनों छड़ हैं ये क्या कहलाएंगे? जब ये विद्युत परिपथ से जुड़े होंगे तो यही इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लगभग इसके जगह में, इन इलेक्ट्रोड के जगह में किसी लोहे की कील को भी ले सकते हो, ठीक है। तो किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भर लेते हैं। ये गिलास में हमने एक जल भर लिया और जल को अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला ली। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। हम डुबो लिया हमने, ठीक है। इसकी ये जो धातु की टोपी है ये जल से बाहर रहनी चाहिए। अब 3-4 मिनट तक हम वेट करेंगे। तो इलेक्ट्रोडों को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं इसके मतलब इनके पास में किसी गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, है ना। तो हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। 7th में हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है? तो वह परिवर्तन जिसमें कोई तीसरा पदार्थ बनता है ना। तो यहाँ पर सन 1800 में विलियम निकलसन ने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तो तथा उसके विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। और हमने ये जो प्रैक्टिकल किया तो उसमें जो बुलबुले निकल रहे हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, मतलब इन पर एक परत चढ़ी हुई देखी जा सकती है, ठीक है। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका उपयोग किए जाने विलयन और इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती हैं, ठीक है। और ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। मतलब रासायनिक प्रभाव क्या हैं? तो इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक जो अभिक्रिया है उसका उपयोग में जो यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रोड हमने लिया है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
फ्रेंड्स चलिए हम एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ मैं आपको बुक में ही प्रैक्टिकल दिखा सकती हूँ करके तो नहीं बता सकती। तो फ्रेंड्स हम इसी तरह से एक ये क्या है, विद्युत संपरीक्षित बनाया था, है ना। इसमें क्या लगा है, विद्युत चुंबक है ये, और ये बैटरी है, ये उसके जो स्वतंत्र सिरे हैं। तो हम एक आलू काट लेते हैं, ओके, और इसका परीक्षण आलू के द्वारा करते हैं, मतलब चालकता का परीक्षण आलू के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम अगर इसको ऐसे ही थोड़ी देर अगर रखा रहने दें तो हम देखते हैं कि ये जो आलू में ग्रीन कलर की आप देख रहे हो, अगर इसको थोड़ी देर ऐसे ही लगा रहने दें तो हम कुछ देर बाद देखेंगे कि एक सिरे पर ऐसे हमको ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ दिखाई देने लगता है। तो ये क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हो गया, उसके लिए, है ना। तो ये क्या दर्शाया, आलू की चालकता का परीक्षण, मतलब इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई, है ना। और ये जो चुंबकीय सुई है इस पर विक्षेप होने लगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रैक्टिकल है हमने किया, उससे एक और बात निकल कर सामने आती है। क्या आती है? तो 14.3 विद्युत लेपन। चलिए इसको हम आगे समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद कीजिए कि आपके पास कोई साइकिल है ना, और उसकी वो जब साइकिल नई थी तो उसका हैंडल और उसकी रिम जो है वो कितने चमकदार थे। फिर कभी दुर्घटनावश उसमें कोई खरोच पड़ गया तो जो चमकदार सतह है, परत है, वो उतर गई और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं थी। और आपने इसी तरह से कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा जो देखने में बिल्कुल सोने के जैसे प्रतीत होती है, और पर सोना होता नहीं है वो, है ना। और अगर वो लगातार यूज़ करते रहें उस आभूषण का तो उसके ऊपर की जो परत है, सोने की परत लगी हुई है, वो नीचे निकल जाती है, मतलब घिस जाती है, और नीचे की जो चांदी या कोई अन्य धातु की सतह है वो दिखाई देने लगती है। तो फ्रेंड्स इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है ना। तो क्या आप जानते हैं कि धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? तो आइए हम एक प्रैक्टिकल करके समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट और मतलब कॉपर सल्फेट चाहिए, और लगभग 10 बाई 4 सेंटीमीटर साइज़ के तांबे की 2 प्लेट चाहिए। आप देख रहे हो ये तांबे की प्लेट, तो ये चाहिए हमको, ठीक है। और किसी साफ और सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लेते हैं, मतलब डिस्टिल वाटर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या डालेंगे अब? तो इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट घोलते हैं। देख रहे हो आप, विलयन नीला दिख रहा है, कॉपर सल्फेट नीला होता है। मैंने उस दिन दिखाया था कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, है ना, तो उसका विलयन लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और तांबे की प्लेटों को रेगमाल से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं पहले, और इन्हें पानी में धोकर सुखा लेते हैं, और तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित करते हैं। आप देख रहे हो बैटरी के टर्मिनल, है ना, इससे संयोजित करते हैं और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डुबो देते हैं। जैसे ये बना हुआ है आरेख, तो सेम इसी तरह से आरेख बना लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये जो विद्युत परिपथ है इसमें लगभग 15 मिनट तक विद्युत की धारा प्रवाहित होने देते हैं। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाते हैं और उन्हें ध्यान से देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है, मैंने अभी बताया ना आपको, ये इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। तो इनको हम बाहर निकाल कर देखते हैं तो उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं, है ना। तो क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी हुई देखते हो? तो हाँ, हम इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई देखते हैं। इस परत का रंग कैसा है? तो बैटरी के इस परत का रंग हरे हरे कलर का होगा, है ना। तो बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे इलेक्ट्रोड संयोजित हैं, मतलब हम जिस इलेक्ट्रोड पर हमको हरी परत प्राप्त हुई उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स
जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है ना। कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। और स्वतंत्र कॉपर मतलब तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो जाता है, और मतलब जो कॉपर है बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। और कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है, जो इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हुआ कॉपर जो है स्वतंत्र कॉपर, तो उस पर और एक परत जम जाती है ना, मतलब उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसी होती है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट का बना हुआ है समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है, ठीक है। और इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में फिर से स्थापित हो जाता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस विद्युत लेपन की प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित हो गया, है ना। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर, यहाँ पर लिखा है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। निक्षेपित करना मतलब चढ़ाना, मतलब परत चढ़ाना, तो इसी की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। और ये क्या है, विद्युत लेपन क्या है, तो यह एक रासायनिक प्रभाव का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और ये जो विद्युत लेपन है बहुत ही उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की परत मतलब चढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो परत चढ़ाने के लिए किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस धातु की वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर उसका निक्षेपण किया जाता है, मतलब जिसकी परत चढ़ाई जाती है उसमें ऐसे गुण होते हैं जो उस धातु में नहीं होते, है ना। मतलब जिस तरह से कोई महिला जो है सोने के जैसे सोने के परत चढ़ी हुई आभूषण को पहनती है तो उसमें सोने के तो गुण नहीं होंगे ना, तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर। तो उस धातु की में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों की रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है, ठीक है। तो क्रोमियम क्या है, एक चमकदार दिखाई देता है और यह संक्षारित नहीं होता, ठीक है। इस पर खरोंच भी नहीं लगते, है ना, मतलब खरोंचों का प्रतिरोध करता है। और क्रोमियम महंगा है ना, क्रोमियम जो है महंगी है, और किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना मतलब आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और उस पर केवल क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसी तरह आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी या सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। और खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले जो टीन के डिब्बे हैं, है ना, उसमें लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है और टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कूलों या स्वचालित वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है और लोहे में जंग लगने की प्रवृत्ति होती है और इसे जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है, मतलब जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। फ्रेंड्स, विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके जो विलयन है उसका निपटारा किया जाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषणों को निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन देख लें एक दो। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब एलईडी को और क्या बोला जाता है, ठीक है।
और एक क्वेश्चन, फ्रेंड्स जो तेज़ बारिश हो रही हो तो उस समय लाइनमैन के लिए बाहरी जो मेन लाइन होती हैं उसके विद्युत धारा की मरम्मत करना सुरक्षित होता है या नहीं। मतलब बारिश हो रही है उस टाइम किसी लाइनमैन को बिजली के तारों की मरम्मत करनी चाहिए या नहीं, और क्यों नहीं करनी चाहिए ये बताना है आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स ये भी बताना है कि आसुत जल विद्युत का सुचालक है या कुचालक, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।